The concept needs to be very clear. This is the type of condition which is prevailing in the economy. जिसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, रिसेशंस बोलते हैं, ठीक है. तो सो द टॉपिक इज इन्फ्लेशन, ठीक है. अब आप लोग हमेशा सुनते हैं इन्फ्लेशन हो गया या मंदी हो गया, रिसेशन हो गया, ये सब है क्या, ठीक है. तो बहुत कॉन्सेप्चुअली हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. ये इंडिया है. इंडिया में मान लीजिए आज मनी का सप्लाई एक्स है, टोटल मनी का सप्लाई एक्स है, इसको मनी का सप्लाई बोलते हैं. आपके पास मतलब आम जनता, आप और मैं, मेरे पास डिस्पोजेबल मनी जो हम खर्चा कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्या, लिक्विडिटी. लिक्विडिटी, ज्यादा पैसा होना मतलब ज्यादा लिक्विडिटी होना, तरलता होना. मेरे पास ज्यादा पैसा है, आई एम मोर लिक्विड, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल मनी इंक्रीज हो गया, नहीं. डिस्पोजेबल मनी विथ हैंड्स, इन हैंड्स ऑफ पीपल इज लिक्विडिटी, ठीक है. ज्यादा लिक्विडिटी मतलब हाथ में ज्यादा पैसा, ठीक है. अब इससे हम लोग समझेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, सारे जितने भी टॉपिक्स है विल अंडरस्टैंड. नाउ स्टेटस, ठीक है. प्राइसेस, ठीक है. क्या क्या इफेक्ट होता है, स्टेटस, प्राइसेस, परचेजिंग पावर और करेंसी वैल्यू. लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है. इन सब पॉइंट से हम लोग समझेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है. स्टेटस मतलब जो सिचुएशन है क्या है, प्राइसेस चीजों के दाम, ठीक है. परचेजिंग पावर चीज खरीदने का ताकत, कुवत. करेंसी वैल्यू आज जो हमारा करेंसी का वैल्यू है. लिक्विडिटी तरलता. डिमांड मतलब उस प्रोडक्ट का क्या डिमांड है. सप्लाई, वो सप्लाई कितना हो सकता है, ठीक है. सप्लाई साइड में एक चीज ध्यान रखिएगा, सप्लाई इज लिमिटेड बाय रिसोर्स. रिसोर्स होगा तो ही सप्लाई बढ़ सकता है, वरना एक पॉइंट पे आके सप्लाई रुक जाएगा, ठीक है. नाउ ये एक कॉमन सेंस की बात है, एवरीबॉडी शुड नो इट एंड इट्स ओके. नाउ लेट्स गो अहेड. नंबर 1, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन क्या होता है. इन्फ्लेशन इज जनरल राइज इन प्राइस. महंगाई, इन्फ्लेशन को बोलते हैं महंगाई, जनरल राइज इन प्राइसेस, ठीक है. ये कब होता है, जनरल राइज इन प्राइसेस व्हेन देयर इज हाई लिक्विडिटी, ठीक है. सो इन्फ्लेशन में क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा, हमारे पास लिक्विडिटी ज्यादा है. अब देखिए, आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, अचानक से आपके पास 100 रुपया होता था दिन का, अब आपके पास 150 रुपया है, ठीक है. तो आपके पास जिस तरह से उस तरह इंडिया का 100 करोड़ आदमी के पास आज 150 रुपया आ गया, लिक्विडिटी बढ़ गया. तो वो लोग क्या करेगा यार, वो लोग चाय पीने जाएगा, चाय दुकान वाला बोलेगा भैया चाय तो 12 रुपया का है, 10 रुपया का नहीं है. आप बोले अरे ठीक है यार पिला दो, 12 रुपया में आप चाय पी लोगे. इस तरह वो दूसरों को भी 12 रुपये में बेचेगा, तीसरों को भी 12 रुपये में बेचेगा. उसको लगेगा कि अरे यार सब जब 12 रुपये देने के लिए रेडी है तो हम क्यों ना ज्यादा कमा लें. तो वो अपना सामान का दाम बढ़ा देगा. सामान का दाम भी बढ़ जाना क्यों, क्योंकि आपके पास तरलता, लिक्विडिटी ज्यादा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन. लिक्विडिटी जब इंक्रीज होता है और राइज इन प्राइसेस हो जाता है, ठीक है. अब आप एक बात बताइए, परचेजिंग पावर आपका घट रहा है या बढ़ रहा है. आप पहले 100 रुपया में 10 कप चाय पी पाते थे, करेक्ट, क्योंकि एक कप का दाम 10 रुपया था. अब आपके पास 150 रुपया हो गया है, 150 रुपया हो गया है, मगर आप चाय 12 रुपया में पी रहे हैं. तो आप 100 रुपया में जहां 10 कप पी सकते थे, अब आप 100 रुपया में कितना पी रहे हैं, 8 कप, 8.5 कप, ठीक है. तो परचेजिंग पावर आपका क्या हुआ, घट गया. परचेजिंग पावर घट गया, इसका मतलब है आपका करेंसी का वैल्यू भी घट गया, ठीक है. प्राइसेस अगर बढ़ रहा है और आपके पास लिक्विडिटी है तो चीज का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा. आदमी के पास जैसे पैसा है, बोला चलो यार आईफोन खरीद लेते हैं, ठीक है, मेरे पास ज्यादा पैसा हो गया, तो सामान का डिमांड जो है बढ़ता जाएगा. तो डिमांड अगर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स सप्लाई कम होता जाएगा, ठीक है. तो दिस इज इन्फ्लेशन, ठीक है. दूसरा कॉन्सेप्ट है
हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? सरकार जो है, जैसे जिम्बाब्वे, वहां पे इतना ज्यादा लिक्विडिटी है, इतना ज्यादा लिक्विडिटी है, इतना ज्यादा आदमी के हाथ में कैश है कि जो सामान बेचने वाला है, सब्जी वाला, दूध वाला, मोबाइल फोन बेचने वाला, वो लोग जो है देखता है कि यार इन लोग के पास इतना ज्यादा है सामान, पैसा, तो हम लोग भी अपने सामान का दाम बढ़ा देंगे। तो अनकंट्रोलेबल अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी रिजल्ट्स टू अनकंट्रोलेबल अमाउंट ऑफ प्राइसेस। 1 लाख रुपए ले जाके 1 किलो प्याज मिल रहा है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो गया, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो टेक्निकली आपका परचेजिंग पावर क्या हुआ? पहले अगर आप 100 रुपए में 1 किलो प्याज खरीद पाते थे, अभी आप 1 लाख रुपए में 1 किलो प्याज खरीद रहे हैं, तो आपका परचेजिंग पावर क्या हो गया? 100 बाय 1 लाख, मतलब इट इज क्लोज टू जीरो। परचेजिंग पावर इज क्लोज टू जीरो, और परचेजिंग पावर अगर क्लोज टू जीरो हो गया तो करेंसी का वैल्यू भी कुछ रहा नहीं। करेंसी का क्या ही वैल्यू है भाई इंटरनेशनल मार्केट में। अब इसमें क्या है ना, सप्लाई भी लिमिटेड हो जाता है और डिमांड बढ़ता है, बट एक टाइम पे आके सप्लाई रुक जाता है, सप्लाई स्टॉप्स और रिमेन्स कांस्टेंट। अब रिसोर्सेस से ज्यादा तो आप पैदा नहीं कर सकते ना। प्याज आपके कंट्री में अगर 1000 किलो होता तो वो तो 1000 किलो ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। सो इन्फ्लेशन जब बहुत बढ़ जाता है तो इट लीड्स टू हाइपर इन्फ्लेशन, करेक्ट। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट इज, थर्ड कॉन्सेप्ट इज डिफ्लेशन, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। डिफ्लेशन में क्या होता है? डिफ्लेशन में आप समझ लीजिए आपके पास पैसा है, डिफ्लेशन का मतलब समझ लीजिए डी फॉर डिफ्लेशन, डी फॉर यू नो डी फॉर डिफ्लेशन, डी फॉर सन ऑफ अंबानी, छोटा डॉन, ठीक है, मुंबई का, ऐसा समझ लीजिए। नॉट डॉन इन द क्रिमिनल सेंस, ठीक है। तो उसके पास क्या है भाई? उसके पास तो पैसा, लिक्विडिटी है ही है, ठीक है। मगर अंबानी का बेटा जब फुटपाथ का मार्केट में घूम रहा है, ठीक है, तो उसका क्या डिमांड बहुत ज्यादा होगा या उसको क्या बहुत ज्यादा सामान पसंद में आएगा? नहीं, उसके पास लिक्विडिटी हाई है बट डिमांड उसका इतना है नहीं। पैसा भरा पड़ा है, सक्षम है, उसके पास सब कुछ है, तो उसको चाहिए कुछ नहीं, फालतू का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ काम का सामान चाहिए, ठीक है। उसके पास वो हर कुछ है जो उसके पास होना चाहिए था, तो डिमांड घट जाएगा, तो ऑफ कोर्स सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या है, लिक्विडिटी जब ज्यादा होगा बट उसको कुछ खरीदना है ही नहीं, तो फुटपाथ का आदमी लोग क्या ही दाम बढ़ाएगा। अंबानी का बेटा आ गया बहुत बहुत पैसा लेके, अब कुछ खरीदने की नियत से आया तभी ना दाम बढ़ाएंगे यार, खरीदने की नियत से ही नहीं आया तो क्या दाम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए डिफ्लेशन में क्या होगा, डिफ्लेशन में प्राइसेस जो है डिक्रीज होगा, ठीक है, प्राइसेस डिक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, प्राइसेस डिक्रीज तो हो गया क्योंकि डिमांड यहां पे कम है, इसीलिए प्राइसेस डिक्रीज हो गया। डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, मगर यहां पे डिमांड डिक्रीज है, डिमांड कुछ है ही नहीं अंबानी का बेटा का, तो इसीलिए प्राइसेस कम है। परचेजिंग पावर है अंबानी का बेटा, कहां पूरा परचेजिंग पावर है भाई। उसके मार्केट में घूमने की वजह से और कुछ नहीं डिमांड करने की वजह से परचेजिंग पावर में क्या फर्क पड़ा है? परचेजिंग पावर तो घटा नहीं है, परचेजिंग पावर सेम या इंक्रीज ही हुआ है, और करेंसी वैल्यू भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो डिफ्लेशन इज डॉन, ठीक है। डॉन मतलब समझ लीजिए फाइनेंशियल मार्केट का डॉन अंबानी। डॉन का मतलब होता है सर, डॉन का मतलब क्रिमिनल नहीं, ठीक है, ओके फाइन। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्फ्लेशन। डिस्फ्लेशन, डिस्फ्लेशन में क्या होता है? देखिए, डिस्फ्लेशन में महंगाई जो है, प्राइसेस बढ़ता है बट लो रेट में, इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है प्राइसेस, ठीक है। तो आहिस्ते आहिस्ते जब प्राइसेस बढ़ रहा है और लिक्विडिटी आपका है, ठीक है, लिक्विडिटी है, इन्फ्लेशन जैसे ही कंडीशन है, मगर इन्फ्लेशन का हायर अप हो गया हाइपर इन्फ्लेशन,
और लोअर एंड हो गया डिसफ्लेशन। तो यहां पे लिक्विडिटी आपके पास है और प्राइसेस आपका आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है, ठीक है। तो डिसफ्लेशन में फिर ये क्या होगा, डिमांड जो है स्लोली स्लोली इंक्रीज करेगा कि चलो यार मेरे पास पैसा तो है और हम पैसा से सामान खरीद रहे हैं, चलो 12 रुपया में नहीं 10.5 रुपया में ले सकते हैं, ठीक है ना। इतना भी पैसा नहीं है कि हम यार 12 रुपये तुमको देके चले जाएं, मगर इतना भी कम नहीं है कि हम तुमसे मोलभाव करें चाय का दुकान से, ठीक है। तो डिसफ्लेशन क्या है, चाय का दुकान में मोलभाव भी नहीं कर रहे हैं मगर उसका बात भी नहीं मान रहे, ठीक है। तो वो क्या है, डिसफ्लेशन है, ठीक है। आप इमेजिन करिए आप चाय के दुकान में आप मोलभाव भी नहीं कर रहे हैं मगर आप उसका बात भी नहीं मान रहे, आप बोल रहे चलो यार 10.5 रुपया दे देंगे, तो थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है। लिक्विडिटी तो आपके पास है ही, डिमांड आपका इंक्रीज हो ही रहा है, जब डिमांड इंक्रीज होगा कांस्टेंट तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहां पे परचेजिंग पावर क्या होता है, परचेजिंग पावर जो है घटता है, परचेजिंग पावर घटता है। अब इसमें क्या है, परचेजिंग पावर क्यों घटता है, परचेजिंग पावर इसलिए घट रहा है, ऑफ कोर्स हम लोग इन्फ्लेशन में क्या देखें, आपके पास अगर लिक्विडिटी बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है तो परचेजिंग पावर घट रहा है। ऑफ कोर्स यहां पे भी आप 100 रुपए में यहां पे 10 कप चाय पी सकते थे, इन्फ्लेशन में आप 100 रुपए में 12 रुपया देके जो है 8.5 कप 8.16 कप चाय पी रहे हैं। हाइपर इन्फ्लेशन में आप 100 रुपया क्या 50 रुपया में ही चाय ले रहे हैं, तो आप 2 ही कप चाय पी रहे हैं, तो परचेजिंग पावर एकदम घट के ऑलमोस्ट नील हो जा रहा है हाइपर इन्फ्लेशन में। मगर डिसफ्लेशन में क्या हो रहा है, नहीं भाई ठीक है 10 रुपए में नहीं, बट मोलभाव नहीं करेंगे हम, ठीक है चाय दुकान है, हम अफसर हैं, हम चाय दुकान में क्या मोलभाव करेंगे, चलो 10.5 रुपए ले लो, बट आपका परचेजिंग पावर तो घटा ना जी। अब तो आप 10 कप चाय नहीं पी सकते ना, अब तो आप 10 कप से कम चाय पियोगे, 9 कप पियोगे, तो परचेजिंग पावर घटा। परचेजिंग पावर घटने की वजह से ऑफ कोर्स करेंसी वैल्यू घटा। तो ये हो गया डिसफ्लेशन। तो एकदम कॉमन सेंस की बात है, अगर बीच में है इन्फ्लेशन तो हायर एंड में है हाइपर इन्फ्लेशन और लोअर एंड में है डिसफ्लेशन, ठीक है, डिसफ्लेशन, ठीक है। ये हो गया, ये 3 तो हो गया। डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन इज नथिंग बट अंबानी का बेटा इन फुटपाथ मार्केट, लिक्विडिटी हाई है, पैसा हाई है, ठीक है, डिमांड उसका है नहीं, जब डिमांड नहीं है तो प्राइस घंटा बढ़ेगा, प्राइस नहीं बढ़ेगा, प्राइस लो ही रहेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, हाँ जी परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो ये हो गया डिसफ्लेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन का क्या मतलब होता है, मंदी, ठीक है, मंदी। अभी आप देखिएगा महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, ये कौन बोलता है, आम आदमी बोलता है, कंज्यूमर बोलता है, मैं और आप बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि महंगाई किसके लिए, जो सामान खरीद रहे हैं उसके लिए महंगाई है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स नहीं बोल रहे हैं। रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन में हम लोग बोलते हैं यार मंदा हो गया, तो मंदा क्या हो गया, धंधा मंदा हो गया, तो जो धंधा करता है उसके लिए लॉस है ना। तो जो इंसान दुख होके बोलता है यार धंधा पूरा मंदा हो गया, उसका मतलब क्या है, उसका सामान उसको सस्ता में बेचना पड़ रहा है इसीलिए मंदा हो गया। तो रिसेशन इज नथिंग बट डिक्रीज इन प्राइसेस फॉर 2 कंसेक्यूटिव पीरियड्स, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स। तो रिसेशन जो है धंधा मंदा हो गया। अच्छा, इन्फ्लेशन पूरा कंट्री में आता है, हर एक आदमी इससे इफेक्ट होता है, हाइपर इन्फ्लेशन भी पूरा कंट्री में आता है, हर एक आदमी इससे इफेक्ट होता है, ठीक है, डिसफ्लेशन भी पूरे कंट्री में आता है, हर एक आदमी इससे इफेक्ट होता है। रिसेशन पूरे कंट्री में आता है क्या, नहीं, पूरा कंट्री में मंदी नहीं होता है, मंदी किसी सेक्टर में होता है, ठीक है। और सबसे पहले मंदी किस सेक्टर में आता है, जब प्राइस गिरेगा, ठीक है, जब प्राइस गिरेगा और लिक्विडिटी भी गिरेगा। आदमी के पास पैसा ही नहीं है भाई, तो जब पैसा ही नहीं है तो सामान का महंगा में क्या खरीदेगा, सामान खरीदना ही बंद कर देगा। तो सबसे पहले मंदी किसको हिट करता है, सबसे पहले मंदी हिट करता है लग्जरी सेगमेंट को, गोल्ड को, कार्स, सुपर कार्स को, इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। आपके पास भाई पैसा ही नहीं है तो आप शेयर मार्केट में क्या इन्वेस्ट करोगे, कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट मार्केट सबसे पहले रिसेशन में इफेक्ट हुआ। आपके पास पैसा है नहीं तो गोल्ड पहनो क्या, पार्टी में जा रहे हैं यार, फ्रेंड की शादी है, गोल्ड पहनना, नहीं यार छोड़ो हटाओ कोई बात नहीं, ऐसे ही चला देते हैं, ठीक है, फेक गोल्ड पहन के ही चला देते हैं, इमिटेशन पहन के चला देते, किसको पता चलेगा, ठीक है। लग्जरी मार्केट गेट्स
हिट बाय रिसेशन, ठीक है, पैसा आपके पास है नहीं। सो रिसेशन में एकदम याद रखिएगा लिक्विडिटी कम हो जाता है, जिसके वजह से ऑफ कोर्स प्राइसेस भी कम हो जाता है। क्यों? डिमांड ही नहीं है उस सेक्टर का। भाई जब पैसा ही नहीं है तो उस सेक्टर का डिमांड ही नहीं है, डिमांड नहीं है तो क्या, सप्लाई बढ़ जाता है, कार पड़ा रहता है। 5000 यूनिट वॉक्सवैगन बनाया, 5000 का 5000 यूनिट पड़ा हुआ है भाई। सप्लाई साइड जो है कांस्टेंट है या इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, डिमांड साइड घटा हुआ है, किसी को खरीदना ही नहीं है कार, वॉक्सवैगन का, ऑडी का कार लग्जरी में आ जाता है तो लेना ही नहीं है भाई, पैसा ही नहीं है। तो फॉल इन प्राइसेस ऑफ ए सेक्टर। तो रिसेशन इज ऑलवेज सेक्टर सेंट्रिक। कौन कौन सा सेक्टर? सबसे पहले लग्जरी सेक्टर, गोल्ड, सुपर कार्स, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग। आपके पास पैसा है नहीं, आप बैंक में डालोगे क्या, आप अपने हाथ में रखोगे ना यार। तो बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, लग्जरी सेक्टर, गोल्ड, सुपर कार्स, ये सब चीज जो है रिसेशन आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा आपके पास है नहीं, आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में करोगे इन्वेस्ट? मैं कोई फ्लैट ले रहा हूँ, मैं फ्लैट लेके मैं अगर इमेजिन करता हूँ कि चलो यार यहाँ पे दाम बढ़ रहा है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, फ्लैट्स के दाम बढ़ रहे हैं, तब जाके मेरे को लगेगा कि चलो यार यहाँ पे फ्लैट लेना सही है। अगर मेरे को सेंस होगा कि यार इस जगह पे हम फ्लैट ले रहे हैं 40 लाख का, बट इसका दाम घटेगा नहीं, उल्टा 38 लाख हो जाएगा 5 साल बाद, जैसा ट्रेंड दिखा रहा है, तो हम क्या लेंगे? फ्लैट बिल्कुल भी नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी घट जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रिसेशन। रिसेशन में आपका क्या होता है? रिसेशन में आपका लिक्विडिटी कम है, प्राइसेस कम हो रहा है, परचेस पावर बढ़ रहा है। हाँ, पावर तो बढ़ रहा है, ले नहीं रहे वो अलग बात है, पैसा है नहीं तो लेंगे कहां से, बट पावर तो बढ़ रहा है। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर हम फ्लैट लेने का नियत किए, ठीक है, अभी मार्केट एकदम स्टेबल है, हम 40 लाख रुपया सेट करके रखें कि भाई हम फ्लैट लेंगे, बट रिसेशन आ गया, फ्लैट्स का दाम घटता जा रहा है, फ्लैट्स का दाम घटता जा रहा है, और मेरे को पता है कि और घटेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है, और मेरे पास पैसा है 40 लाख, बट वो 40 लाख मेरे ग्रेचुइटी के लिए या मेरे रिटायरमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं बनिस्बत फ्लैट के। तो हम क्या इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। परचेसिंग पावर है मेरा? हाँ है। क्यों है? 40 लाख में यार हम 2 BHK फ्लैट लेने वाले थे, अब उस फ्लैट का दाम 38 लाख रुपया हो गया है घट के, तो मेरा परचेसिंग पावर बढ़ा या नहीं बढ़ा? ऑफ कोर्स मेरा परचेसिंग पावर बढ़ा, बट मेरे पास पैसा नहीं है, वो अलग बात है। परचेसिंग पावर बढ़ा, करेंसी वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। दिस इज रिसेशन। नाउ व्हाट इज रिफ्लेशन? रिफ्लेशन, देखिए रिफ्लेशन क्या है? रिसेशन में क्या होता है? इंसान के पास लिक्विडिटी कम होता है, ठीक है। लिक्विडिटी कम होने की वजह से क्या होता है? प्राइसेस घट जाता है, फ्लैट्स का दाम बढ़ गया, यार पैसा ही नहीं है तो फ्लैट क्या लें, ठीक है। ऑफ कोर्स इट विल हिट द लग्जरी सेगमेंट। अब सरकार डिसाइड किया यार हाउसिंग सेक्टर तो यार बहुत रो रहा है, हाउसिंग सेक्टर का आदमी लोग सब आके हम लोग के पास बैठ गया, बोल रहा है कि सर मोदी जी कुछ कीजिए, वरना हम लोग का तो सामान बिक्री नहीं हो रहा है यार, हम लोग का तो फ्लैट ही बिक्री नहीं हो रहा है। तो इस रिसेशन की मंदी को सेक्टर वाइज उठाने के लिए जो मेजर्स गवर्नमेंट लेता है उसको रिफ्लेशन बोलते हैं। गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट पैसा पुश करता है, पैसों की बारिश करता है। इन द सेंस सरकार बोलता है कि यार चलो ठीक है बैंक रेट कम कर दो, ठीक है। तो पहले जो लोन 10% में मिलता था हाउसिंग लोन, अब लोन जो है 6% में मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे ऑफिस में 150 लोग हैं, अब हम लोग 150 लोग हैं, रिसेशन आ गया यार, हाउसिंग में अभी हम लोग का लग्जरी में खर्च करना है नहीं, लिक्विडिटी तो कम है, साला पैसा वैसा है नहीं, फ्लैट क्या लेंगे। अब हमको पर्सनली फोन करता है बैंक का आदमी कि सर आप एक काम करिए ना, आप फ्लैट लीजिए ना यार, आपको इतना मन है घर लेने का तो लीजिए ना। हम बोले यार नहीं यार पैसा वैसा ही नहीं मिलता। सर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, 10% का लोन का बात हुआ था ना, आपको हम 6% में लोन दे रहे हैं, आप लीजिए ना यार, फ्लैट तो लीजिए। ऐसे अच्छा वाह बहुत अच्छी बात है यार। सुबह सुबह हम कपड़ा वपड़ा पहन के एकदम रेडी होके फटाफट लोन लेके 10 लाख का 6% में पहुंच गया फ्लैट वाले के पास। हम वहां क्या देख रहे हैं, वहां पे मेरा पूरा ऑफिस का 150 आदमी पहुंचा हुआ है, सबको फोन करके बोला है कि भाई कम रेट में पैसा देंगे, आप फ्लैट ले लीजिए। सबके पास लिक्विडिटी बढ़ गया। जब सबके पास लिक्विडिटी बढ़ गया तो लिक्विडिटी क्या हुआ? बढ़ गया क्योंकि पैसा का बारिश हुआ। बारिश कौन करवाया? बैंक करवाया अपना मॉनेटरी पॉलिसी से। बैंक जब बारिश करवाया तो लिक्विडिटी बढ़ गया। अब जब लिक्विडिटी बढ़ गया तो वो लोग बोल रहा था कि सर 40 लाख का फ्लैट आपको 38 लाख में ही दे देंगे रिसेशन के टाइम पे। हम बोले नहीं नहीं यार देखेंगे, बाद में देखेंगे। अब जब मेरे पास पैसा आ गया, हम सुबह सुबह गाड़ी ड्राइव करके पहुंच के देख रहे 150 आदमी और पड़ा हुआ है। फ्लैट वाले लोग बोल रहा है सर उस टाइम आपको बोल रहे थे 38 लाख, अब तो आप माने नहीं, आप अकेले नहीं, देखिए 150 आदमी साथ में है।
बोले अरे यार 150 आदमी साथ में तो क्या करोगे तुम? अब बोले सर डिमांड तो हम लोग का बढ़ गया है, ऑफ कोर्स डिमांड तो हम लोग का बढ़ गया है, 400 फ्लैट था, अब 150 आदमी लेना चाह रहा है, तो डिमांड बढ़ गया ना जी, तो सप्लाई क्या हुआ? सप्लाई घट गया, सप्लाई घट गया, डिमांड बढ़ गया। तो जब डिमांड बढ़ गया और सप्लाई घट गया तो प्राइस क्या हुआ? ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ गया, ठीक है। अब चूंकि प्राइस बढ़ गया क्योंकि डिमांड बढ़ गया पहले से, रिसेशन के पीरियड्स के कंपेयर कीजिए, नॉर्मल पीरियड से नहीं, रिसेशन के पीरियड से डिमांड तो ज्यादा हुआ है ना, क्योंकि पैसा पुश किया गया है। अब जब पैसा पुश किया गया, इंजेक्ट किया गया, मेरे पास लिक्विडिटी बढ़ गया, लिक्विडिटी बढ़ गया तो हम उनके पास पहुंचे, उसके पास देख रहे हैं 150 आदमी है, तो डिमांड भी बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया। अच्छा, मेरा परचेजिंग पावर का क्या हुआ? यार परचेजिंग पावर रिसेशन के पीरियड से कंपेयर किया जाए तो परचेजिंग पावर तो यार अभी भी ज्यादा है, रिसेशन से पहले का पीरियड से कंपेयर किया जाए तो। रिसेशन में तो यार परचेजिंग पावर बहुत ही बढ़ गया था, 40 का फ्लैट हमको 38 में मिल रहा था। अब जब रिफ्लेशन हो गया, मतलब इंजेक्शन डाला गया, रिफ्लेक्शन होता है, इंजेक्शन मारते तो रिफ्लेक्शन होता है, वैसे याद रखिएगा, इंजेक्शन जब डाला गया तो डिमांड बढ़ गया, मगर बहुत ज्यादा भी डिमांड नहीं बढ़ा है, सब कोई भाग भाग के नहीं खरीद रहा है फ्लैट, ठीक है। तो उससे क्या हुआ है? उससे वो लोग नेगोशिएट करके 38 को 39 किया है, बट पहले का पीरियड से कंपेयर किया तो कम ही है, पहले का पीरियड से 40 से कम ही है, तो परचेजिंग पावर जो है ज्यादा ही है, इसके वजह से करेंसी का वैल्यू ज्यादा है। तो ये तो हो गया आपका रिफ्लेशन, एकदम सीधा सीधा कॉमन बात, ठीक है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? मंदी जब महामंदी में तब्दील हो जाता है। मंदी क्या होता है यार? सेक्टर वाइज ज्यादातर क्या होता है, हम देखते हैं जो लग्जरी सेक्टर है वहां से आदमी भागना स्टार्ट कर देता है। पिक्यूलरिटी क्या है? जनरली जब लिक्विड प्राइस का दाम घटता है तो डिमांड बढ़ने लगता है, इन्फ्लेशन में हम लोग यही देखे थे। बट रिसेशन में क्या होता है, जब लिक्विडिटी बढ़ता है तो आदमी का डिमांड बढ़ने लगता है, बट यहाँ पे जब लिक्विडिटी ही नहीं है तो आदमी क्या करेगा? डिमांड को अपना कर्व कर देगा। जब डिमांड को कर्व कर देगा, जब डिमांड को कर्व कर देगा तो प्राइसेस क्या होगा? प्राइसेस घटना चाहिए, बट नहीं, जब डिमांड को कर्व कर देगा, जब डिमांड साइड नीचे चला जाएगा तो ऑफ कोर्स जब सप्लाई साइड ऊपर है तो प्राइस जो है नीचे गिरेगा। डिमांड कम हो रहा है मतलब प्राइस नीचे गिरना, सॉरी, तो यहां पे प्राइस जो है नीचे गिर रहा है। अब डिप्रेशन क्या है? अब यार रिसेशन हम लोग देखे थे कि जो गोल्ड का बिजनेस करते हैं या जो फ्लैट का बिजनेस करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का, लग्जरी कार्स का, वो लोग का रिसेशन होता है। अब जब परचून का दुकान वाला, सब्जी वाला, ये लोग भी बोलने लगे कि यार धंधा मंदा होते जा रहा है, तब आप समझ लीजिए कि महामंदी आ चुका है। महामंदी में क्या होता है? महामंदी में लिक्विडिटी जो है बहुत बहुत गिर जाता है, लिक्विडिटी जो है बहुत बहुत गिर जाता है। तो लिक्विडिटी जब बहुत बहुत गिर जाता है तो क्या होता है? इंसान का प्रोडक्शन मतलब सप्लाई भी इंसान गिरा देता है। अब यार जो प्रोड्यूसर है उसके पास भी पैसा नहीं है, महामंदी है, सबको आ गया कैप्चर में, प्रोड्यूसर भी, कंज्यूमर भी, सबको आ गया। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? कम प्रोड्यूस करना चालू कर देगा, तो सप्लाई गिर जाएगा। अब जब सप्लाई अगर गिर गया, सप्लाई अगर गिर गया, बट कुछ कुछ का सामान को तो आपको खाने का जरूरत है ही, दूध का बॉटल हो गया, खाना हो गया, चावल हो गया, तो इसका सप्लाई ही गिर गया है तो भागदौड़ तो मच ही जाएगा ना। तो भागदौड़ जब बचेगा तो डिमांड कहीं ना कहीं इंक्रीज ही होगा, जब डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस भी इंक्रीज होगा। अब देखिए डिप्रेशन अपने आप में एक पिक्यूलरिटी है, जब लिक्विडिटी इतना घट जाता है कि प्रोडक्शन साइड भी इफेक्ट हो जाता है तो सिंपली प्रोडक्शन सप्लाई जो है कम हो जाता है। इसके कम होने की वजह से, चूंकि ये लग्जरी सेगमेंट तो है नहीं, तो इसीलिए यहां पे इसके कम होने की वजह से ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें हर सेगमेंट आ गया भाई, खाना पीना, रहना, ओढ़ना, बिछोना सब आ गया, तो डिमांड कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए इकोनॉमी में तो बढ़ जाता है। लग्जरी सेगमेंट क्या है? 5% होगा, बाकी तो 95% ऑफ इकोनॉमी तो नॉन लग्जरी सेगमेंट ही है। तो आदमी तो खाएगा पिएगा ना जी, तो डिमांड बढ़ जाएगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा जी? प्राइस बढ़ने लगेगा। प्राइस जब बढ़ गया, किसी चीज का प्राइस बढ़ गया तो परचेजिंग पावर क्या होगा? एकदम कॉमन आंसर है, क्या होगा? परचेजिंग पावर घट जाएगा। पहले आप 100 रुपया में 10 किलो अनियन ले सकते थे, अब जब प्राइस ही बढ़ गया है और सर आपके पास पैसा भी नहीं है
मगर फिर भी महंगाई तो हो गया ना। दिस इज नॉट इन्फ्लेशन, दिस इज डिप्रेशन। तो आपका परचेजिंग पावर जो है, ऑफ कोर्स प्राइस जब बढ़ गया तो आपका परचेजिंग पावर, ऑफ कोर्स परचेजिंग पावर घट जाएगा, परचेजिंग पावर विल गो डाउन, करेंसी वैल्यू विल गो डाउन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट डिप्रेशन। ठीक है, और कुछ कुछ छोटा मोटा कंसेप्ट है, जैसे कि जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, यार स्टैगफ्लेशन कुछ भी नहीं है, फ्लेशन से आ गया इन्फ्लेशन। when there is overall inflation, rise in prices and rise in liquidity coupled with recession in some segment, say luxury, and there is no employment, there is rampant unemployment। आदमी के पास भाई काम ही नहीं है, तो जब काम ही नहीं है और महंगाई जब बढ़ रहा है तो आदमी कटौती किसमें करेगा? रिसेशन कहीं ना कहीं तो आएगा ना जी। आदमी के पास काम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, मगर फिर भी जो है लिक्विडिटी भरा पड़ा है, लिक्विडिटी भरा पड़ा है, तो जिसकी वजह से जनरल राइज इन प्राइस हो रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, तो इंसान कहीं ना कहीं तो कटौती करेगा ना जी। एक बेरोजगार जिसके पास जॉब नहीं है अभी, आई होप हो जाए इंशाल्लाह, और पढ़ के ही हो जाए और ये सब हेल्प भी करे एक स्टूडेंट को, तो वो अनएम्प्लॉयड जो है, वो यूथ है, वो तो कहीं ना कहीं उसका तो रिसेशन आएगा ना, या उसके मम्मी पापा तो रिसेशन कहीं ना कहीं करेंगे ना। वो रिसेशन जनरली लग्जरी गुड्स में होगा। So stagflation is nothing but inflation coupled with unemployment resulting to recession in some segment. This is nothing but stagflation. IRU. This is stagflation. What is skewflation? ठीक है, this is 8. Skewflation क्या है? Skew स्टैटिस्टिक्स के भाषा में कोई चीज अगर नॉर्मल से चेंज हो जाती है तो इसको स्क्यूनेस बोलते हैं। स्क्यूनेस, स्क्यूड है, रिजल्ट स्क्यूड है। ये रिजल्ट होना चाहिए था, ये रिजल्ट मीन का होना चाहिए था, बट ये स्क्यूड है। तो स्क्यू का मतलब समझ लीजिए स्पाइक। ठीक है, तो जब हम लोग देखते हैं देयर इज इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइसेस इन सम सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, इट इज नथिंग बट स्क्यूफ्लेशन। This is nothing but skewflation। ठीक है, so we have been able to discuss point number 1, inflation। एकदम आसानी से रिकैप्चरिंग, inflation is nothing but when there is high liquidity, people will भाग के purchase things, when they will भाग के purchase things, the prices will increase, the demand will also increase। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन इज बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, इतना ज्यादा लिक्विडिटी है कि सामान का दाम भर गया है। हाइपर इन्फ्लेशन इज जिम्बाब्वे। तो उसमें क्या है, डिमांड साइड बढ़ गया, ऑफ कोर्स डिमांड साइड तो है ही, मगर यार पैसा भी इतना है कि प्राइसेस भी उतना हो गया, तो अल्टीमेटली परचेजिंग पावर जो है कंपेयर किया जाए तो जीरो हो गया है। पहले आप 10 रुपए में 1 किलो अनियन ले रहे थे, अब आप 1 लाख रुपए में 1 किलो अनियन ले रहे हैं। परचेजिंग पावर क्या हुआ? 10/1 लाख, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो। करेंसी वैल्यू खत्म, करेंसी का कोई इज्जत ही नहीं है, परचेजिंग पावर भी खत्म, करेंसी भी खत्म। डिफ्लेशन, सो we'll come to डिफ्लेशन फर्स्ट। सो इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन इज when there is rise in liquidity, but ज्यादा भी लिक्विडिटी नहीं है, इन्फ्लेशन जैसा है, तो लो रेट में प्राइस बढ़ रहा है, तो there is an increase in price but it is in low rate, so this is nothing but deflation। तो इसमें क्या होगा, जब ऑफ कोर्स जब सामान का दाम बढ़ेगा, there is a rise in price, there will be a lowering of purchasing power, currency will devalue, of course demand will increase, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसा ही है। तो इन्फ्लेशन हाईएस्ट एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम हो गया हाइपर इन्फ्लेशन, उसके थोड़ा सा कम कंट्रोल्ड हो गया डिस्फ्लेशन। नाउ कमिंग टू डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, डिफ्लेटेड, गोल फुला हुआ, हम लोग जब बलून फुलाते हैं तो उसको फुला हुआ बोलते हैं ना, डिफ्लेटेड। तो आप समझ लीजिए कोई बहुत एक सेठ का बेटा है, एकदम मोटा सा है, डिफ्लेटेड है एकदम। एक्चुअली इन्फ्लेट मतलब फुलाना होता है, डिफ्लेट मतलब सिकुड़ना होता है। तो ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखिए, डिफ्लेटेड मतलब गोल मटोल सा कोई सेट का बेटा है, बैलून जैसा, जिसको फुला सकते हैं, कम कर सकते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। वो उसके पास क्या है, लिक्विडिटी भर के है। ठीक है, तो लिक्विडिटी उसके पास है, मगर वो बॉम्बे का फुटपाथ का मार्केट में घूम रहा है। तो उसमें क्या होगा, बॉम्बे का फुटपाथ का मार्केट में घूमेगा तो उसको कुछ डिमांड होगा क्या? फुटपाथ से उसको कुछ पसंद आएगा क्या? नहीं। तो डिमांड कम है, तो जब डिमांड कम है तो ऑफकोर्स सप्लाई तो बढ़ा ही रहेगा। तो जब डिमांड ही कम है और उसको कुछ लेना ही कुछ नहीं है, तो ऑफकोर्स प्राइसेस का दाम घट जाएगा। परचेजिंग पावर उसका है, हाँ जी हाँ,
प्राइसेस का दाम जब घट जा रहा है तो परचेजिंग पावर तो नेचुरली बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, करेंसी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। नाउ रिसेशन, रिसेशन इज मंदी, फॉल इन प्राइसेस ऑफ सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मंदी पूरे इकोनॉमी में नहीं आता है, किसी सेक्टर में आता है, सबसे पहले तो लग्जरी सेगमेंट में आता है। यहां पे क्या हो रहा है यार, पैसा भी नहीं है तो सामान भी नहीं खरीद पाएंगे, तो यहाँ पे लिक्विडिटी जो है बहुत कम है। लिक्विडिटी कम होने के कारण क्या होता है, इंसान जो है दे गिव अप ऑन द डिमांड्स ऑफ द सेक्टर। फ्लैट का जैसा मैंने एग्जांपल दिया, तो फ्लैट का सेक्टर का डिमांड ही खत्म कर दिया, डिमांड लो हो गया, डिमांड लो हो गया तो प्राइसेस क्या होगा, ऑफ कोर्स मीट करने के लिए प्राइसेस तो घटाएगा ना, सेल तो करना है ना। फ्लैट 40 लाख का फ्लैट आप 38 में बेच रहे हैं तो आपका प्राइसेस भी गिर गया। प्राइसेस अगर गिर जाता है तो परचेजिंग पावर क्या होगा, ऑफ कोर्स परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर एंड करेंसी वैल्यू बढ़ जा रहा है, ठीक है। दिस इज रिसेशन। व्हाट इज रिफ्लेशन? रिफ्लेशन इज नथिंग बट इंजेक्शन। जब इंजेक्शन मारते हैं तो ऐसे करके एक रिफ्लेशन होता है ना, तो जब सरकार रिसेशन का इल इफेक्ट को खत्म करने के लिए इकोनॉमी में पैसे को इंजेक्ट करता है और लिक्विडिटी बढ़ाता है, उसको रिफ्लेशन बोलते हैं। तो सरकार का क्या हुआ, यहाँ पे बैंक से पैसों की बारिश में क्या हुआ, लिक्विडिटी बढ़ गया। लिक्विडिटी बढ़ते के साथ डिमांड का पोजीशन क्या हुआ, रिवर्स हो गया। जहां पे हमको फ्लैट लेना नहीं था, अब मेरे को सस्ता लोन मिल गया तो यार ठीक है फ्लैट लेंगे, फ्लैट लेंगे तो डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो सप्लाई घट गया। अब जब डिमांड बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ रहा है तो ये तो इफेक्ट है डिमांड बढ़ने का। तो रिसेशन के टाइम पे जो फ्लैट का दाम वो घटाया था 38 लाख किया था, अब क्या वो जब देख रहा है भाई डिमांड तो है ही, तो हम बेवकूफ क्यों बने, तो वो थोड़ा सा प्राइस बढ़ाएगा, ठीक है। स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस, दिस स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस विल बी accompanied by push ऑफ द मनी इन द लिक्विडिटी, ठीक है। परचेजिंग पावर क्या होगा, अगर आप परचेजिंग पावर विथ रेस्पेक्ट टू रिसेशन का कैलकुलेट करें तो परचेजिंग पावर तो यार अभी भी है। रिसेशन से पहले हम 40 लाख में लेना चाह रहे थे, रिसेशन के टाइम पे दाम घट के 38 लाख हो गया। अभी हम नेगोशिएट किए, देखा कि यार चलो ठीक है, तमसील आ गया, तमसील का 15-20 दोस्त आ गया, ऑफिस का मेंबर 150 आ गया, ठीक है यार थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दीजिए, ले लीजिए सर, आपके पास तो पैसा है ही यार, आप तो 10% का लोन 6% में लेके आए तो ले लीजिए सर, हम लोग को भी मत मारिए सर, 39 कर दे रहे हैं, ठीक है 39 हो गया। बट ओवरऑल अगर कंपेयर किया जाए प्री रिसेशन एरिया से तो उस टाइम से अगर कंपेयर किया जाए रिसेशन के टाइम से तो 38 हुआ था, प्री रिसेशन में तो वो 40 था, तो ओवरऑल तो मेरा परचेजिंग पावर बढ़ा ही हुआ है, इतना जल्दी परचेजिंग पावर इफेक्ट नहीं होता है। सो रिफ्लेशन में परचेजिंग पावर विल बी इंक्रीज्ड। नाउ व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन इज महामंदी, जब मंदी हर सेक्टर में आ जाता है, इट्स महामंदी। महामंदी में क्या होता है यार, एकदम भी लिक्विडिटी नहीं है, सारा पैसा है ही नहीं, पैसा है ही नहीं। मंदी का डायरेक्ट आप कनेक्ट कर दीजिए सप्लाई में, जब पैसा ही नहीं है तो सप्लाई साइड ही मेरा फ्लॉ हो गया, जब सप्लाई साइड ही फ्लॉ हो गया और इंसान को खाना तो खाना है ही, 95% ऑफ इकोनॉमी तो समझ लीजिए मेजर काम पे ही है, 5% ही समझ लीजिए लग्जरी पे है। तो जब सप्लाई ही गिर गया तो भागदौड़ मच गया, जब भागदौड़ मच गया तो डिमांड बढ़ गया, जब डिमांड बढ़ गया तो ऑफकोर्स प्राइस जो है हम लोग बढ़ा देंगे। जब हम लोग प्राइस बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, परचेजिंग पावर गोज डाउन, करेंसी वैल्यू गोज डाउन। दिस इज डिप्रेशन। Stagflation we have discussed. Stagflation is nothing but IRU, inflation, recession in some segment coupled with unemployment, and skewflation is when there is a spikes inflation in some sectors of the economy, that is skewflation. I think I hope आपका concept बहुत clear हो गया है, and if you have any questions आप comment section में डाल सकते हैं। Thank you.